गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग पहले का क्लास में जो है संकुलन दक्षता देख रहे थे। तो संकुलन दक्षता तीन प्रकार के इकाई सेल में से हम लोग दो ही प्रकार के बारे में देख पाए थे। एक था सिंपल और दूसरा था फेस सेंटर्ड। अब तीसरा प्रकार है कौन सा? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। दैट मीन्स कौन सा? काई केंद्रित इकाई सेल। तो काई केंद्रित इकाई सेल के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है वो दोनों से। ये चूँकि 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा उसके फिगर पर। अगर फिगर समझ में आ गया तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसमें देखिए, इसके लिए हम थोड़ा सा कोशिश किए हैं कि इसमें ए बी सी डी ये जो दिखाए हैं ये क्या है? निम्न स्तर का 4 कण। तो निम्न स्तर के 4 कण के बाद बीच में एक है जिसको हम लोग ग्रीन से इंडिकेट किए हैं। फिर ऊपर में 4 गो है जिसमें से 2 गो को ब्लू से और 2 गो को रेड से इंडिकेट किया गया है। ये जो 4 और 4 8 कण है और बीच में रह गया एक, तब हम बीच वाला को कहाँ पर कहेंगे? उसके काई के केंद्र पर। इसीलिए क्या सा है? काई केंद्रित इकाई सेल। अब इस काई केंद्रित इकाई सेल में आपको ध्यान ये देना है कि इसका फिगर का अरेंजमेंट कैसा है, ताकि हमको ये जो भुजा है ए बी, ठीक है, या बी सी या सी डी या ए, ये सब तो ए है, क्योंकि इकाई सेल के भुजा के लंबाई को पहले ही हम लोग कौन सा मान लिए हैं? ए मान लिए हैं। लेकिन जो कण है उसका त्रिज्या को आर माने। ए और आर के बीच रिलेशन फाइंड करने के लिए चलिए पहले कोशिश करते हैं फिगर को समझने का। तो ए बी सी डी जो 4 गो कण है निम्न स्तर का, उसको देखिए इस तरह से ड्रॉ किया गया है। ठीक, अब इसमें ध्यान ये दीजिए कि ये जो हरा से यहाँ इंडिकेट किया गया है ऊपर वाला कण, इसको जस्ट हम ये ड्रॉ करते हैं। इसके ऊपर फिर और 4 कण है जिसमें से जो ई नाम दिए हैं, इमेजिन कीजिए वो ई किस जगह पर होगा? इस जगह पर होगा, यानी बीच में कण है रेड कलर से जिसको इंडिकेट किया है डॉटेड लाइन से, ई है। अब ई से ए तक अगर जाते हैं तो क्या ये रेड वाला कण यानी जो काई के केंद्र पर है वो कण टच करेगा? नहीं करेगा। फिर ई से बी तक जाते हैं इस तरह से, तो भी ये कण टच नहीं होगा। अगर हम ई से डायगोनली यानी इस तरह से विकर्ण के रूप में क्रॉस करते हुए सी तक जाए तो देखिए ना, इमेजिन कीजिए वो लाल वाला यानी जो काई के केंद्र पर है वो कण आपस में टच करेगा। इमेजिन कीजिए यहाँ पर रेड है, इस जगह पर आपका कौन है? ई। तो ई से लेकर सी तक जाना पड़ेगा यानी विकर्ण के रूप में। अब सोच के देखिए ना, एक ही सतह वाला या अलग अलग सतह के कण में? तो अलग अलग सतह का कण में, क्योंकि ई ऊपर में इस तरह इस साइड वाला में है और सी किस साइड में है? उस साइड में है। और उसी को शो करने के लिए फिगर में देखिए ए बी ये जो 4 गो है, एक सतह वाला इसको हम ब्लू से इंडिकेट किए हैं और ये दूसरे सतह वाला देखिए लाल से इंडिकेट किया हुआ है डी सी, और ये दोनों। तो ये जो सतह है ई से लेकर हम सी तक जब जाते हैं तो बीच में क्या मिला आपको? काई केंद्रित इकाई सेल वाला। तो ई से लेकर सी तक, मतलब एक ही सतह वाला नहीं, एक ही सतह वाला होता तो कलर एक ही होता। तो ई से लेकर सी तक जाते हैं तो ये हमको क्या मिल गया? काई के केंद्र वाला कण का त्रिज्या मिल गया। तो हम ये कह सकते हैं, देखिए सी से लेकर ई तक का लंबाई क्या होगा? सी से लेकर ई तक का लंबाई एक त्रिज्या आर, फिर ये ग्रीन वाला यानी 2r, और फिर ई वाला एक आर यानी 4r प्राप्त होगा। अब देखिए त्रिभुज भी इससे बनेगा, ध्यान दीजिए। सी से ई तक लेने के बाद ए से सी को अगर मिला देते हैं तो देखिए ना, ए सी ई एक त्रिभुज होगा। उस त्रिभुज में ये जो कोण होगा ये समकोण होगा, अर्थात ए सी ई त्रिभुज में सी ई क्या होगा? विकर्ण होगा। तो अगर सी विकर्ण है और ए ई हमको पता है क्योंकि ये इकाई सेल का भुजा ए है, तो ए से सी तक अगर हम प्राप्त कर पाते हैं उस स्थिति में सी के साथ रिलेशन मिल जाएगा। तो ए से सी तक का लंबाई को प्राप्त करने के लिए हम लोग पहले इस त्रिभुज को ध्यान देते हैं, ए बी सी। इसमें ये जो बी है यहाँ पर क्या है? 90 डिग्री का कोण है।
इसका अर्थ ये हुआ कि चित्र में जो है ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। ध्यान दीजिए, ए बी सी के लिए ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी भी भुजा है, बी सी भी भुजा है, यानी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर। फिर इसी प्रकार से हम लोग आएंगे दूसरा जो त्रिभुज है वो कौन सा है। इसी प्रकार राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है, सी ए ई के लिए हम लोग ये कह सकते हैं कि सी ई का स्क्वायर यानी ए सी आधार उसका स्क्वायर और ए ई लंब है उसका स्क्वायर। ए सी स्क्वायर का वैल्यू हम लोग पहले ही फाइंड करके रखे हैं, कितना 2a स्क्वायर, और ए ई स्क्वायर का वैल्यू हो गया a स्क्वायर। सी से लेकर ई तक हम कह सकते हैं क्या है, 4r है, यानी 4r का स्क्वायर, यानी 16r स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, which implies that a square is equal to 16r square by 3, which implies that a is equal to 4r by root 3। That means a और r के बीच में रिलेशन प्राप्त हो गया। अब a और r के बीच जैसी रिलेशन प्राप्त हो गया, हम लोग इकाई सेल का आयतन निकाल सकते हैं। तो इकाई सेल का आयतन यानी भुजा का क्यूब यानी a का क्यूब, a मीन्स 4r बाय रूट 3, इसका क्यूब यानी 4 का क्यूब 64 r क्यूब बाय 3 रूट 3। अब फिर आते हैं कण कितना आयतन को ग्रहण किया गया। तो कण हम लोग पहले देखे हैं, इकाई केंद्रित इकाई सेल में कणों की संख्या कितना होते हैं, 2। तो इकाई सेल में उपस्थित कितना कण है, 2 कण, उसका आयतन तो 2 गुना 1 कण का आयतन यानी गोला का आयतन 4/3 पाई r क्यूब यानी 8 पाई r क्यूब बाय 3। अब हम लोग निकाल सकते हैं कण द्वारा घेरे हुए आयतन का प्रतिशत या संकुलन दक्षता। तो कण कितना आयतन ग्रहण किया है, 8/3 पाई r क्यूब बटे इकाई सेल का आयतन कितना मिला है, 64 r क्यूब बाय 3 रूट 3 इंटू 100, तो परसेंट में आ जाएगा। r क्यूब कैंसिल, 8/3 पाई का वैल्यू हो गया 22/7, 64 3 रूट 3 ऊपर आ गया गुना 100, यह आ जाएगा परसेंट। 8 से 4 11 3। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग को मिलेगा अप्रॉक्स 68%। कितना मिलेगा, 68%। तब हम लोग ये कह सकते हैं कि संकुलन दक्षता किसका अधिक किसका कम। तो कण जितना ज्यादा जगह घेरा हुआ रहेगा उसका दक्षता यानी उसका मजबूती उतना ही ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा तब किसके लिए मिला, ठीक है, एफसीसी के लिए। तो एफसीसी के लिए संकुलन दक्षता कल हम लोग निकाले थे 74%, वहीं बीसीसी के लिए आया 68, और एससीसी यानी सिंपल वाला के लिए हम लोग निकाले थे तो कितना आया था 52%। तो हम लोग कह सकते हैं इस आधार पर कि संकुलन दक्षता का बढ़ता क्रम एससीसी का संकुलन दक्षता सबसे कम होगा, इससे ज्यादा संकुलन दक्षता होगा बीसीसी का, और इससे भी ज्यादा संकुलन दक्षता होगा किसका, एफसीसी का। तो
तो ये हो गया किसके लिए, संकुलन दक्षता। अब आगे हम लोग संकुलन दक्षता के बाद देखेंगे कि जब कण का व्यवस्था होता है यानी क्रिस्टलीय रूप में वो क्रिस्टलीकृत होते हैं तो कणों के बीच कुछ रिक्त स्थान रह जाता है, उस रिक्त स्थान को क्या कहते हैं, छिद्र या अवकाश। अब आगे हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, छिद्र या अवकाश के बारे में अब आगे देखेंगे। छिद्र या अवकाश के बारे में आगे देखना। चलिए तो अब हम लोग किसके बारे में देखेंगे, छिद्र या अवकाश। तो छिद्र या अवकाश क्या है, तो बोले क्रिस्टल में जो कण है उसका त्रिविमीय व्यवस्था, त्रिविमीय मतलब एक सतह ये बना, दूसरा सतह ये, तीसरा सतह ये, इस तरह से त्रिविमीय व्यवस्था जब होता है तो जो कण व्यवस्थित होते हैं उस व्यवस्था के परिणाम स्वरूप ये जो कण है उसके बीच कुछ खाली जगह रह जाता है, उसी खाली जगह या रिक्त स्थान को ही क्या कहते हैं, छिद्र या अवकाश। एक सिंपल उदाहरण ले लीजिए, तीनों फुटबॉल को आप आपस में एक दूसरे के साथ सटा के रखते हैं, क्या वो पूर्णतः सट जाएगा या फुटबॉल के बीच में कुछ गैप रह जाएगा, कुछ गैप रह जाएगा। तो सिंपल भाषा में वही है आपका छिद्र। तो छिद्र क्या है, तो छिद्र को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, क्रिस्टल में घटक कणों के त्रिविमीय व्यवस्था के परिणाम से, मतलब 3 डायमेंशनल जब वो अरेंजमेंट हो जाएगा, कणों के मध्य कुछ रिक्त स्थान रह जाते हैं जिसे छिद्र या अवकाश कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, छिद्र या अवकाश। अब ये छिद्र या अवकाश होते कितने प्रकार के हैं, तो ये कणों के व्यवस्था के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। क्या क्या 2 प्रकार, एक चतुष्फलकीय छिद्र जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टेट्राहेड्रल होल या व्हाइट्स, और दूसरा है अष्टफलकीय छिद्र या ऑक्टाहेड्रल होल या व्हाइट्स। तो ये चतुष्फलकीय छिद्र किसे कहेंगे, ध्यान दीजिए। जब कण का व्यवस्था होगा तो ये मान लेते हैं एक लेयर है, परत है, इसके ऊपर दूसरा परत होगा, तो प्रथम परत में जब 3 गो कण इस तरह से व्यवस्थित होगा, इस तरह से कहने का अर्थ है त्रिभुज के रूप में, जैसे यहाँ बोर्ड में देखिए ब्लू कलर से जो इंडिकेट किया गया है, 3 गो कण है, कैसा व्यवस्था है, एक समबाहु त्रिभुज के जैसा व्यवस्था है। इस तरह व्यवस्थित प्रथम परत के 3 कण जब द्वितीय परत यानी इसके ऊपर वाला लेयर के एक ही कण के संपर्क में होगा, यानी कितने कण के संपर्क में होगा, एक ही कण का, द्वितीय परत का 1 कण और प्रथम परत का 3 कण जब आपस में संपर्कित होगा तो ये जो बीच में छिद्र यानी खाली जगह रह गया है, इसी को कहते हैं चतुष्फलकीय छिद्र। एकदम सिंपल वे में आप सोच सकते हैं, जैसे पढ़ रहे मीथेन का आकृति क्या होता है, चतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल। तो ये इमेजिंग कीजिए इस तरह से कि मीथेन में जो कार्बन है वो खाली जगह है और 4 गो हाइड्रोजन मतलब 4 गो कण का व्यवस्था, यानी उस छिद्र के चारों तरफ कण का व्यवस्था चतुष्फलकीय होने के कारण उसे क्या कहते हैं, चतुष्फलकीय छिद्र या टेट्राहेड्रल होल। जब त्रिभुज के रूप में, ब्लू वाला त्रिभुज के रूप में व्यवस्थित प्रथम परत के 3 कण द्वितीय परत के 1 कण के संपर्क में होते हैं तो बने छिद्र को क्या कहते हैं, चतुष्फलकीय छिद्र। इसका मतलब चतुष्फलकीय छिद्र किस जगह को कह रहे हैं, ये जो जगह है इसको कह रहे हैं चतुष्फलकीय छिद्र। अब दूसरा प्रकार आते हैं कौन सा, अष्टफलकीय छिद्र। तो अष्टफलकीय छिद्र किसे कहेंगे, तो बोल रहे हैं पहले परत में त्रिभुज के रूप में इस तरह से व्यवस्थित है, कितना गो कण, 3 गो कण। द्वितीय परत में भी 3 गो कण के संपर्क में यह रहेगा, और वो भी कैसा संपर्क में होगा, वो उसका विपरीत क्रम में व्यवस्थित, मतलब त्रिभुज अगर इस तरह से बना हुआ है तो विपरीत परत का त्रिभुज इस तरह से बना हुआ होगा और उसके बीच जो खाली जगह रहेगा, प्रथम परत का जैसे ये 3 कण है, द्वितीय परत का भी ये 3 कण है, लेकिन सेम अरेंजमेंट नहीं, उसका उल्टा, यानी त्रिभुज का क्रम तो क्या रहेगा, विपरीत रहेगा, तो उसके बीच बने छिद्र को हम लोग क्या कहेंगे, अष्टफलकीय छिद्र। ध्यान दीजिए, ब्लू कलर से जो 3 गो बना हुआ है त्रिभुज के रूप में व्यवस्थित है, ये संपर्क में आया है दूसरे परत का जिसको लाल डॉटेड से इंडिकेट किया गया है। लाल डॉटेड वाला भी देखिए 3 गो ही है, 1 2 और 1 3, लेकिन लाल डॉटेड वाला से जो त्रिभुज बना है उस त्रिभुज को अगर हम अलग से इमेजिंग करेंगे, देखिए इस तरह का होगा, और ब्लू वाला से जो त्रिभुज बना है
उसको इंडिकेट करेंगे, देखिए इस तरह का होगा। यानी कह सकते हैं देखिए एक दूसरे के विपरीत क्रम में व्यवस्थित है। और इस बीच में जो छिद्र बना है, इसी छिद्र का नाम है अष्टफलकीय छिद्र। जब त्रिभुज के रूप में व्यवस्थित प्रथम परत के 3 कण द्वितीय परत के विपरीत क्रम में व्यवस्थित 3 कण के संपर्क में होते हैं तो बने छिद्र को अष्टफलकीय छिद्र कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट या ऑक्टाहेड्रल होल कर रहे हैं, ये छिद्र का आकार अष्टफलकीय नहीं है, इसके चारों तरफ जो कण का व्यवस्था है वो है अष्टफलकीय। जनरली देखिए एक लॉजिक यहाँ पर और क्वेश्चन हो सकता है, ये दोनों में डिफरेंस, चतुष्फलकीय छिद्र और अष्टफलकीय, एक डिफरेंस तो मिल गया 4 कण से, इसके लिए जिम्मेवार 6 कण। दूसरा, ये जो छिद्र है इसको भी अगर एक गोला मान लिया जाए तो इस गोला का त्रिज्या कण का त्रिज्या से जरूर छोटा होगा, तो वो कितना परसेंट होगा या कितना प्रतिशत होगा उसका, क्योंकि जैसे जैसे इसका साइज बड़ा करते जाएंगे कण का, ये छिद्र का आकार भी बड़ा होते हुए जाएगा। तो जनरली देखकर हम लोगों को लग रहा है कि चतुष्फलकीय छिद्र का जो कण है उसका छिद्र क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन नहीं। चतुष्फलकीय छिद्र का जो त्रिज्या होता है वो कण के त्रिज्या का 22.5% ही होता है, जबकि अष्टफलकीय छिद्र का जो त्रिज्या होता है वो होता है 41.4%। ये जो त्रिज्या है इसको भी कैलकुलेट किया जा सकता है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैलकुलेट भी करेंगे। और दोनों में डिफरेंस क्या है, प्रत्येक कण के कारण जब त्रिविमीय व्यवस्था होगा तो जैसे ये रेड कलर का एक कण है, इसके कारण कितना गो चतुष्फलकीय छिद्र होगा, 2। एक चतुष्फलकीय छिद्र उसका नीचे रहेगा और एक जस्ट उसका ऊपर में, यानी इसके कारण प्रत्येक कण के कारण 2 छिद्र होते हैं, जबकि इसमें प्रत्येक कण के कारण कितना छिद्र होते हैं, एक ही छिद्र। ये ऊपर या नीचे नहीं, ये कहां पर होते हैं, पार्श्व में होता है। ये जो परसेंटेज कैलकुलेशन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स का जो रेडियस है वो कितना होता है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस कितना होता है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक, थैंक यू।